हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के तरीके। आज हम देखेंगे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के तरीके, लेसन 10। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको रीड करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ से। परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु तथा जल का विशेष महत्व होता है। प्रदूषित वायु तथा जल हमारे स्वास्थ्य पर सबसे बुरा प्रभाव डालते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग भी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाते हैं। जहाँ प्रदूषित वायु के माध्यम से चेचक, छोटी माता, टीबी रोग होते हैं, वहीं प्रदूषित जल के द्वारा पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि रोग स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स इतना है। और आगे हम बात करेंगे वायु क्या है, वायु के बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पर हम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाले प्रमुख तत्व वायु तथा जल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे वायु के बारे में, देखेंगे जल पढ़ेंगे। इस वाले टॉपिक में हमारा वायु और जल चलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, और इस बुक से भी क्वेश्चन बना हुआ है। वायु जल हर जितनी भी यहाँ पे जितनी आप हम बता रहे हैं, आप देखेंगे जितना भी लेसन है, जितना पार्ट है, सारे लेसन से, सारे पार्ट से क्वेश्चन बना हुआ है। तो वायु के बारे में बात कर लेते हैं। वायु, एयर। वायु मानव के जीवन का आधार है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पर्यावरणीय वायु का होना बहुत आवश्यक है। वायु की संरचना में परिवर्तन होने पर स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र के रोग, हृदय रोग, क्षय रोग इत्यादि बीमारी हेतु उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा वायु प्रदूषण श्वसन तंत्र के रोग, हृदय रोग, क्षय रोग इत्यादि बीमारियों हेतु उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। तो ये कहने का मतलब वायु जो है, वायु के बारे में दिया गया, वायु ही है, ये वायु के चैप्टर ही है। वायु के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के साथ बाह्य तत्वों की मिलावट से प्राकृतिक तत्व जब अपनी सामान्य क्रिया छोड़कर विनाशकारी दिशा में सक्रिय हो जाते हैं तो इस क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 21 में बना हुआ था कि प्रदूषण है, तो उसमें था कि पर्यावरण में विभिन्न गैसों का असंतुलन, या ऐसे क्वेश्चन था कि पर्यावरण में विभिन्न गैसों का असंतुलन कहलाता है। तो ऑप्शन में था प्रदूषण, वही प्रदूषण ऑप्शन सही था। वो इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन 21 में बना हुआ था। आप देख लीजिएगा, 21 के पेपर में है। 21 वाले पेपर में विभिन्न गैसों का असंतुलन कहलाता है वायु प्रदूषण। वो विभिन्न गैसों का संतुलन कहलाता है प्रदूषण। तो उसमें प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पता नहीं क्या क्या और ऑप्शन में दिया था, तो बहुत सारे लोग गलत भी कर दिए थे। तो प्रदूषण ऑप्शन सही था। आगे बात करेंगे, जब अपनी सामान्य क्रिया छोड़कर विनाशकारी दिशा में सक्रिय हो जाते हैं तो इस क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। इस परिभाषा के संदर्भ में वायु प्रदूषण वह अवस्था है जिसमें धूल, धुआं, विषाक्त गैस, रासायनिक वाष्पों, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के कारण वायु की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो जाती है। अर्थात विजातीय पदार्थों की अधिकता होने पर जब वायु मानव एवं उपयोग उसके पर्यावरण हेतु हानिकारक हो जाए तो इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पे हम वायु पढ़ रहे हैं, तो वायु के प्रदूषण की बात की जा रही है। बाकी अगर पूछा जाए कि विभिन्न गैसों का असंतुलन क्या है, तो ऑप्शन में अगर वायु प्रदूषण, अगर ऑप्शन में प्रदूषण हो तो आपका ऑप्शन प्रदूषण ही होगा, क्योंकि विभिन्न गैसों का असंतुलन ही क्या है, प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ पे हम वायु पढ़ रहे हैं, तो वायु के बारे में, वायु प्रदूषण की बात हो रही है, तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। यहाँ तक हम देख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे संगठन दिया गया है, वायु गैस का मिश्रण। यहाँ पे संगठन में देखेंगे वायु में गैसों का मिश्रण, वायु गैसों का मिश्रण है जिससे वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल में गैसों का सामान्य संयोजन निम्नलिखित प्रकार है। ये यहाँ पे दिया, अच्छा ये है, यहाँ पे दिया है कि इतना जो ये है
संगठन में ये है ऑक्सीजन, यहाँ 20% दिया है, 20 यहाँ दिया 20.96, तो ये आप 21 भी मान सकते हैं। 20 से 21%, आप इतना अनुपात मान के चलिए। 20 से 21% जो है ऑक्सीजन होता है हमारे वायुमंडल में। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है 78.01 दिया है, पर आप 78 मान के चलिए। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बहुत कम मात्रा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाए। तो ये था हमारा 3 ही इसमें दिया गया है, 3 है। उसके बाद जो और भी कोई विषैली गैस है वो भी ये समझ लीजिए आप कि 0.03, 0.02 ऐसे होगा। जो और गैसें होंगी 1-2, हीलियम हो गया और एक आध कोई गैसें और होंगी बस, और सबसे ज़्यादा ये मुख्य 3 है। तो ये गैसों का संतुलन जानते रहिए आप, क्योंकि ये जो है हमारे वायुमंडल में गैसों का संतुलन जो है ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 78%, 21% ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसी बुक से ही पूछा गया, इसी बुक में ये सारे मैटर है। तो आप ऐसे देखते चलिए, आप इसको रीड कर लीजिए। ज़्यादा तो लंबी वीडियो नहीं होगी, हम तो चाहते हैं बहुत कम समय में कंप्लीट करा दें, जिससे समय की बचत हो और कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। हम यही सोच कर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पर आप इसके अनुसार ये दिया भी गया है यहाँ पे, इसके अनुसार आप जल्दी भी आप भी प्रयास कीजिए कि चीज़ों को समझ लीजिए और समय भी अपना मत खराब कीजिए। यहाँ पे दिया है इसके अलावा वायु की संरचना में आर्गन, हीलियम, ये देखिए दिया भी है, आर्गन, हीलियम, नियोजन, जिनान इत्यादि दुर्लभ गैसें भी अल्प मात्रा में मिलती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 0.03% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उससे भी कम ये गैसें पाई जाती हैं। 0.01%, 2% ऐसे रहती है, बहुत अल्प मात्रा में, ये इनकी मात्रा बहुत कम होती है। गैसों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प, धूल, अमोनिया के सूक्ष्म कण, जीवाणु, बीजाणु, वनस्पति तंतु इत्यादि भी मिलते हैं। सामान्य परिस्थितियों में वायु की संरचना इस अनुपात के आसपास स्थिर रहती है। अनेक बाह्य कारणों से वायु की संरचना प्रभावित हो सकती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरण में परिलक्षित होता है। वायु के कारण, ये देखिए वायु के कारण की बात की गई है। उसके बाद यहाँ जो है वायु प्रदूषण के कारण दिया गया है, ये तो वायु के कारण है और वायु प्रदूषण के कारण भी देखेंगे, तो अभी आगे देखते हैं। वायु के अभाव में मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन मानव जीवन का आधार है। वायु के अन्य कारक, देखो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनता है, यही बुक में लिखा हुआ है। प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन मानव जीवन का आधार है, ये देखिए साफ साफ दिया गया है। ऑक्सीजन मानव जीवन का आधार है, यह मानव जीवन का आधार है, तो ऑक्सीजन ये प्राणवायु के रूप में मानव जीवन का आधार माना जाता है। ये बना हुआ क्वेश्चन है, प्राणवायु के रूप में किस गैस को माना जाता है, तो ऑक्सीजन को माना जाता है। वहीं पे दे देगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, सारे गैसों का नाम दे देगा, तो इसी में कन्फ्यूजन होगा। तो आप रीड किए रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ इसमें आपको मिलेगा। प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन मानव जीवन का आधार है। वायु के अन्य कार्य, मानव शरीर को शीतलता प्रदान करता है। वायु जो है, वायु का जो कार्य होता है मानव शरीर को शीतलता प्रदान करता है, रक्त को शुद्ध करना, फुफ्फुसों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है, ये रक्त को शुद्ध करता है। ये जो हम बाहर से वायु के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, वायु ऑक्सीजन सहित हमारे उसमें प्रवेश करती है जो फेफड़ों में, ये हमारे विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करती है। मतलब जो हमारे गैसें होती हैं ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, इसलिए हमारे रक्त का विनिमय होता है, हमारा रक्त स्वच्छ साफ होता है। तीसरे पॉइंट में शरीर का तापमान का नियंत्रण करना, शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है वायु के चलने से।
यह जीवाणु के प्रसार के लिए माध्यम है, जीवाणु इसके माध्यम से फैलते हैं, ये भी होता है। उसके बाद 5वें नंबर पे वायु संचालित उद्दीपनों के कारण श्रवण एवं गंध की इंद्रियों में काम में सहायता मिलता है। जो वायु होता है इसी के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं उद्दीपकों के कारण, श्रवण एवं गंध की, कोई गंध हो, कोई जो आवाज़ होती है सुनने में, ये मदद करता है वायु। गंध को इंद्रियों के काम में सहायता मिलती है। जो गंध होता है वो हमारी इंद्रियां तुरंत वायु के माध्यम से जल्दी पहुंच जाता है हमारे पास तक। 6ठा नंबर, संचार सुविधाओं के लिए वायु प्रमुख माध्यम है। संचार सुविधाओं लिखा यहाँ पे, यह मुझे साफ समझ नहीं आ रहा था। संचार सुविधाओं के लिए वायु प्रमुख माध्यम है। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का संचार, कि आवाज़ का संचार, कोई महक का संचार, कोई खुशबू फैलाने का, कोई दुर्गंध फैलाने का, तो फैलाने का मतलब संचार, धूल वगैरह, धूल का फैलाव, सारी चीज़ों का संचार करता है, फैलाव करता है। वायु प्रदूषण के कारण की बात कर लेते हैं हम। वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण की समस्या के समुचित आकलन हेतु वायु प्रदूषित होने के कारणों अथवा स्रोतों के बारे में जानना आवश्यक है। इनको निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो वायु प्रदूषण के कारण हैं इनको जानने के लिए निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे औद्योगिक स्रोत जो है वायु प्रदूषण के कारण, ये भी है औद्योगिक स्रोत है। घरेलू स्रोत, वैज्ञानिक शोध कार्य, ये सब पता भी है क्योंकि हम लोग जब प्रदूषण पढ़ते हैं, प्रदूषण वाले पार्ट में इसको बहुत पहले छोटे क्लास में इसको पढ़ चुके हैं सब, तो ये चीज़ें सबका तैयार होगा। वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं? औद्योगिक स्रोत होते हैं, घरेलू स्रोत होते हैं, वैज्ञानिक शोध कार्य, यातायात एवं परिवहन स्रोत। ये सब मुझे बताने वाली बहुत ज़्यादा इस पर डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप देख लीजिए क्योंकि ये सब पहले लोग पढ़ चुके हैं, इसको सबको पता है वायु प्रदूषण के क्या कारण होते हैं। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो इसको पॉज करके आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आप इसको पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा यातायात का परिवहन का स्रोत यहाँ तक है, यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो ये यातायात परिवहन के स्रोत है इसको रीड करने से इसमें मिल रहा है कि देखो ये सीसा, ये है जहाँ पर लगभग 400 किलोग्राम लिखा है यहाँ पे, 400 किलोग्राम सीसा गैसों के माध्यम से वायु में घुलता है, जो मानव के मस्तिष्क, गुर्दों तथा नाड़ी प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करता है। यातायात के लगभग समस्त साधन, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जुगाड़, ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल इंजन चालित स्थानीय वाहन वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये वातावरण में हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा तथा अन्य पदार्थ के छोटे छोटे कण कालिख निकालते रहते हैं। डीजल चालित वाहन अत्यधिक धुआं छोड़कर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आपको मिला, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कि जो ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये चीज़ें, उनके जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उससे ये होता है। बड़ी गाड़ियाँ जो गांव में चलती, ग्रामीण क्षेत्रों में, और यहाँ पे डीजल चालित वाहन अत्यधिक धुआं छोड़कर वायु प्रदूषण करते हैं। ये आपसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कौन से वाहन हैं? पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन, CNG वाहन। आपको कोई भी मिले तो आप ऑप्शन यही डीजल वाहन पे जाइएगा। डीजल वाहन सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं प्रदूषण, सबसे ज़्यादा धुआं छोड़कर वायु प्रदूषण करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं अन्य स्रोत पे। अन्य स्रोत की बात कर लेते हैं, जो हमारे वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले अन्य स्रोत हैं वो कौन से हैं?
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्रोत भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव, ये भी वायु में मिलता है क्योंकि वायु प्रसारक का कार्य करता ही है। कूड़ा करकट, प्लास्टिक, टायर आदि जलाना, जलेगा तो वायु में फैलेगा। ओजोन मंडल के वातावरण में परिवर्तन होना, घटती वन संपदा तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, युद्ध के समय रासायनिक गैसों का उपयोग, समुद्र में पेट्रोल तेल बहना एवं उसमें आग लगना, तो ये सारे जल प्रदूषण के ये भी कारण हैं। एक मिनट, वायु प्रदूषण बात कर रहे हैं ना, हाँ, वायु प्रदूषण की बात, वायु प्रदूषण के कारण ये भी है, वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के संकेतक और स्वच्छता प्रक्रिया, इसकी बात करेंगे। वायु प्रदूषक के संकेतक और स्वच्छता प्रक्रिया। यहाँ पे हम बात करेंगे ये वायु प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए कुछ संकेतकों की मदद लेते हैं, जिनके आधार पर वायु संरचना का अध्ययन कर वायु प्रदूषण की स्थिति तथा वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। कुछ प्रमुख संकेतक हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा की स्थिति क्या है, ये संकेतक हैं, इनसे पता चलता है कि वायु की स्थिति क्या है। उसके बाद दूसरा, धूम्र सूचकांक, इसमें वायु एक कागज के टेप पर गुजारते हैं तथा विद्युत प्रकाशीय मापी से वायु का घनत्व का पता लगा सकते हैं। उसके बाद निलंबित या वायु में तैरते पदार्थ, छोटे छोटे कण जो वायु में उड़ते रहते हैं, उनकी बात हो रही है। इस विधि में वातावरण में उपस्थित धूल तथा कालिख की मात्रा नाप कर वायु प्रदूषण का पता लगाते हैं। ये वायु प्रदूषण के कुछ संकेतक हैं। स्वच्छता प्रक्रिया, जो आप इन संकेतकों के माध्यम से आप स्वच्छता की प्रक्रिया अपना सकते हैं। चौथे पॉइंट में, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीकारक पदार्थों इत्यादि की मात्रा ज्ञात कर वायु संरचना की स्थिति जान सकते हैं। वायु की स्वच्छता प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। ये तो था वायु प्रदूषण के संकेतक थे। वायु प्रदूषण के संकेतक मतलब यहाँ पे आप इनको देखकर अनुभव कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण की स्थिति है। अब यहाँ पे बात करेंगे वायु की स्वच्छता प्रक्रिया। वायु की स्वच्छता प्रक्रिया क्या है? वायु की संरचना, वायु की स्वच्छता प्रक्रिया में देखेंगे, वायु की संरचना में विभिन्न गैसों तथा कुछ अन्य पदार्थों का अनुपात लगभग स्थिर रहता है। प्रकृति की व्यवस्था में बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप न हो तो वायुमंडल में वायु की स्वच्छता प्रक्रिया स्वतः एवं निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक हैं वायु प्रवाह। जो वायु की स्वच्छता की प्रक्रिया है, वायु प्रवाह में स्वच्छता बनी रहती है। वायु प्रवाह पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा वर्षा। अगर आपसे कभी पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, आपसे पूछा जाए कि वायु की स्वच्छता की प्रक्रिया या जो वायु को स्वच्छ करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, स्वच्छता प्रक्रिया स्वतः निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक, अगर पूछा जाए कि स्वच्छ करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, वायु की प्रक्रिया में स्वच्छता निभाने वाले कारक, वायु की प्रक्रिया में स्वच्छता निभाने वाले कारक, तो आप बताएंगे वायु प्रवाह। पहला क्या है? वायु प्रवाह। ये देखिए, पहला वायु प्रवाह, यहाँ ये पेज है, पहला वायु प्रवाह, ये है वायु की स्वच्छता प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक जो है वायु प्रवाह है पहला। उसके बाद दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है? वर्षा। दूसरा क्या है? वर्षा। ये भी हमारे वायु के प्रवाह और वायु को स्वच्छ रखता है। ये हमारे वायु को स्वच्छ रखता है।
वायु प्रवाह हो गया, वर्षा हो गया। हमारे वायु को सुचारू रूप से संतुलन की स्थिति बनाए रखने में जो कार्य करते हैं वो वायु प्रवाह है। उसके बाद वर्षा है। तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन एवं ओजोन है। चौथे नंबर पे सूर्य प्रकाश है। पांचवें नंबर पे वनस्पति जीवन है। ये आप याद रखिए, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं कि हमारे वायु के प्रवाह को बनाए रखने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये 5 कारक हैं, या तीन नाम दे देगा इनमें से सभी। वायु प्रदूषण के खतरे बात कर लेते हैं। वायु प्रदूषण के खतरे, फिर उसके बाद जल की बात करेंगे। वायु प्रदूषण खत्म ही कर दे रहे हैं। वायु प्रदूषण के खतरे और वायु सुरक्षा एवं नियंत्रण के उपाय, ये देखकर हम वायु प्रदूषण खत्म ही कर दे रहे हैं। वायु प्रदूषण के खतरे, वायु प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, जल प्रदूषण हम लोग पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण मंद जहर है जो कि गंभीरतम समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली विश्व का चौथे नंबर पर प्रदूषण ग्रस्त शहर बन गया है। कभी कभी यह वायु प्रदूषण महामारी के रूप में प्रकट होकर मृत्युदायक त्रासदी बन जाती है। वायु प्रदूषण का कुप्रभाव इतना शीघ्रगामी तथा विकराल होता है कि इसका प्रबंधन कठिन हो जाता है। भारतवासी इस त्रासद अनुभव से गुजर चुके हैं। सन 1948 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखानों में हजारों व्यक्तियों की मिक के दुर्भाव से जीवन लीला समाप्त हो गई। तब बड़ी संख्या में व्यक्तियों को दीर्घकालिक रोगियों से ग्रसित कर दिया, जिनका समुचित पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया। लंदन में सन 1952 में इस प्रकार की एक घटना हुई जिसमें 12 घंटों में 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अतः वायु प्रदूषण के गंभीर खतरों में सतर्कता तथा उनके विषय में जागरूकता होना आवश्यक है। संक्षेप में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों एवं कुप्रभावों तथा खतरों को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण से निम्नलिखित बीमारियां और खतरे जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से। अस्थायी प्रभाव, वायु प्रदूषण से अस्थायी प्रभाव भी पड़ता है। जो क्या है अस्थायी प्रभाव के बारे में देखेंगे। निरंतर बिना किसी कारण के खांसी रहना अथवा सदैव सर्दी जुकाम बने रहना, श्वसन रोग का आक्रमण होते रहना, बेचैनी रहना तथा शक्ति पर कुप्रभाव पड़ना वायु प्रदूषण के अस्थायी प्रभाव हैं। ये सारी दिक्कतें जब होती हैं तो ये वायु प्रदूषण के अस्थायी प्रभाव माने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि वायु प्रदूषण के अस्थायी प्रभाव हैं, तो यहाँ पे देगा कि बेचैनी, खांसी और सर्दी जुखाम, और यहाँ पे दिया है स्थायी प्रभाव, जिससे उसमें लिख देगा गुर्दे एवं नाड़ी प्रणाली, क्षय रोग, दीर्घ श्वसन शोध, फुफ्फुसों के संक्रमण। तो ये दोनों मिला के दे देगा, तो कोई छांट नहीं पाएगा कि वायु प्रदूषण के स्थायी प्रभाव कौन है और अस्थायी प्रभाव का है क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। ये चीज़ें आपको पता होगी क्योंकि यहाँ सबसे जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हमारे यहाँ टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारी जगह पे पर्यावरण दिवस पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये पर्यावरण के बारे में पर्यावरण दिवस हो गया। उसके बाद हमारे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। इन सब ये क्वेश्चन कॉमन है, कहीं भी कोई एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। पर हम लोग होम साइंस में इसको विस्तार से पढ़ते हैं, है तो हमारे होम साइंस का ही पार्ट, पर ये क्वेश्चन और भी जगह बन जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ तो पूछा ही जाता है। तो कहने का स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव, ये जो
हमारे वायु प्रदूषण के खतरे को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो वर्णित किए गए हैं, दो उसमें स्थायी प्रभाव और स्थायी प्रभाव में। अस्थायी प्रभाव में अस्थायी स्थायी, तो आपसे पूछा जाएगा क्षय रोग, श्वसन नली शोध, संक्रमण, दमा, ये कैंसर, ये दे देगा। उसके बाद इसी में देगा खांसी, उसके बाद ये दिया निरंतर बिना किसी कारण से खांसी, सदैव सर्दी जुकाम बना रहना, श्वसन रोग, आक्रमण, बेचैनी तथा शक्ति का कुप्रभाव। ये लाइन लाइन बना के दे देगा, 2-3 लाइन इसको कर देगा, 1 लाइन इसको कर देगा। जो लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है कि ये दे देगा बिना किसी कारण के खांसी अथवा सदैव सर्दी जुकाम बना रहना। उसके बाद दूसरे ए ऑप्शन दे दिया, दूसरा दे दिया श्वसन रोग, आक्रामक श्वसन रोग का आक्रामक, श्वसन रोग का आक्रामक। बी ऑप्शन दे दिया श्वसन रोग का आक्रामक, बेचैनी रहना। सी ऑप्शन दे दिया शक्ति का कुप्रभाव, और कोई और समस्या एक लिख देगा। तो उसके बाद ये 3 हो गया सी। चौथे नंबर पे इसको दे दिया क्षय रोग, श्वसन शोध, संक्रमण, दमा, इतना दे देगा तो चौथा डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि पूछ लेगा ना कि स्थायी प्रभाव हैं, स्थायी प्रभाव है, तो इसमें से 3 ऑप्शन बना देगा, चौथा ऑप्शन इसमें से रख देगा डी। तो ये इतनी गूढ़ चीजें हैं, इसको आप पढ़िए, समझिए। अब आ जाते हैं वनस्पति पर पड़ने वाले प्रभाव। तीसरे नंबर पे वनस्पति पर पड़ने वाले प्रभाव। यहाँ पे वायु प्रदूषण विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड, कुहेरे, फ्लेरिन, यौगिक के दुष्प्रभाव से पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। संदूषित वनस्पति के सेवन से पशु बीमार हो जाते हैं। ये वनस्पति जो प्रभाव डालता है, पहली चीज़ तो पौधे ही उससे नष्ट हो जाते हैं, पौधे बाढ़ विकास नहीं करते, पौधों में फल नहीं आते, फूल नहीं आते, पौधे प्रभावित होते हैं। जो वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है वो पौधे प्रभावित होते हैं। उसके बाद जब उसको वो संदूषित हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, जब पशु खा लेते हैं, उसका सेवन पशु कर लेते हैं, तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं, वो समस्या उत्पन्न हो जाती है उनके लिए। अब बात करेंगे चौथे नंबर पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे। धूल, धुआं, कालिख इत्यादि के कारण भवनों का बदरंग हो जाना, भवनों मकानों की मरम्मत एवं रंग रोगन। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ 21 में यहाँ से भी क्वेश्चन आया, एक ही लेसन से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। सल्फर के बारे, वो अम्ल वर्षा के बारे में पूछा था अक्सर, तो यही सब है। से होने वाली आर्थिक हानि, अप्रिय गंध से बेचैनी होना, कुहरे, धूम के कारण दृश्यता कम होना तथा इसके कारण रेल सड़क यातायात में बाधा एवं दुर्घटनाएं आदि प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव हैं। तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं। उसके बाद अब हम यहाँ बात करेंगे सुरक्षा एवं नियंत्रण के उपाय बात कर लेंगे। यहीं पे हमारा ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम जल प्रदूषण से बाद में देखेंगे। सुरक्षा एवं नियंत्रण के उपाय की बात कर लेते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान तथा सुरक्षात्मक उपायों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन विभिन्न देशों ने संयुक्त अभियान छेड़ रखा है। भारत देश में संसाधनों एवं जागरूकता का अभाव इसी समस्या के निवारण में बहुत बड़ी बाधा है। सम्मिलित प्रयत्नों से ही वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना संभव है। इस सम्मिलित प्रयत्नों मतलब मिलकर, वायु प्रदूषण को मिलकर ही, सम्मिलित प्रयत्नों मतलब मिलकर प्रयास करने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना संभव है। इसके लिए उपाय निम्नलिखित प्रकार है। अगर कोई एक व्यक्ति चाहे तो वायु प्रदूषण में मुक्ति पा जाए हम लोग, तो नहीं मिल सकता ना, सबको मिलकर सम्मिलित रूप से इसका प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसके लिए उपाय निम्नलिखित प्रकार से किए गए हैं। कौन से? प्राथमिक नियंत्रण, यहाँ पे प्राथमिक नियंत्रण बोला गया है, और द्वितीयक नियंत्रण। तो हम प्राथमिक नियंत्रण और द्वितीयक नियंत्रण की बात कर ले रहे हैं। वैसे तो प्राथमिक नियंत्रण ही दिखाई दे रहा मुझे, बात करते हैं पहले प्राथमिक नियंत्रण की, फिर बाद में भी बात करेंगे। प्राथमिक नियंत्रण में बात करेंगे, वायु प्रदूषण के स्रोतों पर प्राथमिक स्तर पर ही यदि रोक लगा दी जाए तो समस्या का निदान काफ़ी हद तक संभव है। इसके लिए ईंधन की श्रेणी परिवर्तन, धुआं रहित चूल्हों का उपयोग तथा चूल्हा तथा कूड़ा करकट के नियंत्रण की उपयुक्त विधियां
अपनाना आवश्यक है। प्राथमिक नियंत्रण में यातायात संबंधी निम्न तथा सम्मिलित है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक नियंत्रण है इसमें निम्न सम्मिलित है। कौन कौन से? निजी वाहनों की संख्या कम करना। देखो प्राथमिक नियंत्रण यही है, पहले तो चूल्हा और घर में धुआं रहित ईंधन का प्रयोग किया जाए। उसके बाद जो निम्न तथ्य शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं नियंत्रण के? प्राथमिक नियंत्रण में यातायात संबंधी निम्न जो तथ्य सम्मिलित किए गए हैं यातायात संबंधी कौन कौन से? निजी वाहनों की संख्या कम करना, सार्वजनिक वाहन प्रणाली की सुविधाएं सीमित, समुचित सुविधाएं, सार्वजनिक वाहन प्रणाली की समुचित सुविधाएं। नंबर 3, पेट्रोल डीजल के स्थान पर सौर जल गैस एवं विद्युत ऊर्जा के चलने वाले वाहनों का आविष्कार एवं उत्पादन। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए या वायु प्रदूषण के प्राथमिक नियंत्रण में कौन आता है, या प्राथमिक नियंत्रण में किनका प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन रहेगा पेट्रोल डीजल, उसके बाद सौर जल गैस। तो ये जो है ये वाला नहीं होगा, ये रोक लगाने का नहीं होगा, यही गलत माना जाएगा। पूछा जाएगा प्राथमिक सुरक्षा एवं नियंत्रण के उपाय जो है, यहाँ पे पूछा जाएगा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए गए प्राथमिक स्तर पे कौन से हैं? तो पेट्रोल डीजल उसमें रहेगा, इसको गलत माना जाएगा और जो सही होगा वो यही माने जाएंगे, सौर जल गैस एवं विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहन का आविष्कार एवं उत्पादन। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे शीशा रहित पेट्रोल। शीशा रहित पेट्रोल, शीशा के बारे में अभी पढ़ चुके हो, क्या बहुत सारी गैसों का उत्पादन करता है, कण भी छोड़ते हैं। यूएलपी का उपयोग करना। शीशा रहित पेट्रोल जो यूएलपी कहलाता है ये शीशा रहित होगा, इसमें शीशा यूएलपी पूछा जाएगा कि वाहनों में कौन सा ईंधन उपयोग करना है, तो यूएलपी ये ऑप्शन दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वाहनों की उम्र निर्धारित करना, जो पुराने वाहन हो जाए उनको बंद करवा देना, उन पे रोक लग जाए कि इसको नहीं चलाना है। उसके बाद ये छठे नंबर पे वाहनों का दुरुपयोग करना, मतलब बहुत ज़रूरी हो, जहाँ ज़रूरी पड़े वहीं जाइए, वाहन से आप वाहन प्रयोग कीजिए, अन्यथा आप थोड़ी दूर जाना है पैदल चले जाइए, या कहीं ज़रूरी है जाना है तभी जाइए, फालतू मत घूमिए लेके, वाहनों का दुरुपयोग मत करिए। उसके बाद 7वें नंबर पे कार्यालयों निजी संसाधनों द्वारा अनुबंधित बसों का उपयोग करना, ताकि स्कूटर मोटरसाइकिल स्वचालित बाइकों का प्रयोग हतोत्साहित हो। कार्यालयों निजी संसाधनों द्वारा अनुबंधित बसों का मतलब जो कार्यालय है, जो निजी संसाधन जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे जो आपका निजी संसाधन जो है या जो कार्यालय है, इनके द्वारा अनुबंधित बसों का उपयोग करना, मतलब आप बसों से ही आना जाना कीजिए, बसों का ही साधन आप संसाधन से जाइए। उसके बाद मोटर्स ये हो गया। उसके बाद दूसरा कानूनी नियंत्रण। प्राथमिक नियंत्रण, कानूनी नियंत्रण, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षा एवं नियंत्रण के उपाय जो हैं कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक नियंत्रण में ये आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट कानूनी नियंत्रण यहाँ पे है। केंद्र एवं राज्य सरकार पर औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण मंडलों की स्थापना। दूसरा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता। वायु कानून 1981 का पालन करना। तीसरे पे पर्यावरण संरक्षण के लिए निजी संसाधनों को बाध्य करना। पर्यावरण संरक्षण के लिए निजी संसाधनों को बाध्य करना, मतलब आप निजी संसाधन का उपयोग कम कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, बाध्यता इसमें। तीसरे पे जन शिक्षा, लोग शिक्षित हों। जो नियंत्रण, प्राथमिक नियंत्रण तो हो ही गया, सुरक्षा और नियंत्रण के उपाय जो हैं प्राथमिक नियंत्रण भी है। प्राथमिक नियंत्रण में आ रहा है वाहन और आपके घर के जो ईंधन जलते हैं वो आ रहे हैं। दूसरे में आ रहा आपका कानूनी नियंत्रण, जो सरकार के द्वारा शर्तें रखी गई हैं जो उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए कानूनी नियंत्रण। तीसरे नंबर पर जन शिक्षा आ रहा है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण जनता की सहभागिता के बिना किसी प्रकार संभव नहीं है।
अतः स्वास्थ्य शिक्षा में वायु प्रदूषण की रोकथाम विषय पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नागरिकों को इस संबंध में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराना आवश्यक है। परिवहन, पुलिस, अभियांत्रिकी वन चिकित्सा विभाग को समन्वित तथा समान रूप से उत्तरदायी बनाना भी आवश्यक है। स्वैच्छिक एवं स्वयंसेवी संस्थान तथा स्थानीय प्रशासन का भी इस विषय में उत्तरदायित्व निभाना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए देखिए हम रीड कर दिए, यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, ये देख लीजिए आप, जन शिक्षा का ये आप देख लीजिए, हम रीड कर दिए, यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा था। चलिए आप इसको पास करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, ये हमारे जो सुरक्षा और नियंत्रण के उपाय हैं वो 3 हैं, निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन से, थोड़ा सा एक बार फिर से बात कर लेते हैं। प्राथमिक नियंत्रण, जिसके अंतर्गत हमारे वाहन आ रहे हैं और हमारे घर के इस्तेमाल जो धुएं धक्कड़ होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे आ रहे हैं कानूनी नियंत्रण, जो सरकार के द्वारा जो नियम शर्तें लागू हुआ। तीसरे नंबर पे जन शिक्षा, मतलब लोगों को शिक्षित करने का। उसके बाद ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम वाटर के बारे में कल पढ़ेंगे, ये दूसरी क्लास हमारी चलेगी वाटर के बारे में, ये जल, वाटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हम भी प्रेरित हों थोड़ा सा, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दे रहे हैं। आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें पाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।